Dear students, today we will be seeing about semen analysis. Now, what do you understand by semen analysis? Semen analysis is it's actually a diagnostic investigation which is done in case when a married couple who is not having children for 1 year after marriage, when they are living together, when both the husband and wife they are not separated, means they are not like they are together living together for 1 year, they are not separated like one person is working somewhere, one person is working somewhere, so they are separate and they are meeting only in the middle, not like that, but continuously they are staying together for 1 year. And if they are not having the wife if not getting conceived, वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो उस केस में अब सीमेन एनालिसिस किया जाता है. इट्स एन इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर टू फाइंड आउट इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम विद द मेल, उनके मेल में कुछ भी प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो क्यों नहीं कंसीव कर रही है, क्यों उनको बच्चे नहीं हो रहे, वो रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए it's actually a diagnostic procedure which is done. So it is then और उसके लिए हमेशा स्पेनल एनालिसिस जो है हमेशा हमको वाइफ का एग्जामिनेशन करने के पहले, वाइफ को इन्वेस्टिगेट करने के पहले मेल्स का क्योंकि सीमेन एनालिसिस मेल्स में होता है, तो हमेशा मेल्स में सीमेन एनालिसिस पहले करना चाहिए, क्योंकि वाइफ्स में जो टेस्ट होते हैं कि कारण पता करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, वो जो है इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम, उसमें इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग, तो उस कारण उनके में नहीं देना चाहिए, पहले हमको मेल में करना चाहिए. लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में यूजुअली होता है कि क्या होता है, वो अभी भी जब बच्चे नहीं हो रहे तो उसका रीज़न किसके ऊपर डालते हैं, जो वाइफ लोग के ऊपर में डालते हैं, वो कभी भी एग्री नहीं होता. बहुत तो इस चीज़ के लिए हमको इस चीज़ का अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. अवेयरनेस को समझाना पड़ेगा, कोई भी काउंसलर्स हैं उनको, डॉक्टर्स उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वाइफ्स में अगर मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, उसके बाद हम लोग फीमेल में जा रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फीमेल्स का इन्वेस्टिगेशन कॉस्टली पड़ता है, बट मेल्स में जो है वो उतना कॉस्टली नहीं है. तो अपन अगर पहले मेल का इन्वेस्टिगेशन कर लिए तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्या वी कैन डायरेक्टली उसके ट्रीटमेंट पर जा सकते हैं, क्योंकि फीमेल में के प्रोसीजर्स और उसके इसमें क्या कि इट्स टाइम टेकिंग ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. तो इसलिए पहले क्या है कि मेल में उसको करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसिव रहता है फीमेल में करना. और ये जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो हमको मेन में करना चाहिए. तो ये सीमेन के अंदर में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है. जिस सीमेन के अंदर में स्पर्मेटोजोआ होता है, जो सीमेन प्लाज्मा के अंदर में सस्पेंडेड रहता है. तो इसलिए अपन ये सीमेन एनालिसिस वो करते हैं, सीमेन निकालते. स्पिनल के अंदर में स्पर्मेटोजोआ मीन्स जो ओवम के साथ में मिलके फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन बच्चे होते हैं. तो वो जो स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट रहता है सीमेन के अंदर में, इसलिए हम सीमेन एनालिसिस करते हैं. तो सीमेन एनालिसिस दैट वाज इन ब्रीफ अबाउट व्हाट इज सीमेन एनालिसिस एंड व्हाई इट इज बी it's done, why it should be done. Now we'll see about the purpose of semen analysis क्या है. फर्स्ट इज इनफर्टिलिटी में जब बच्चे नहीं होते, 1 साल तक रहने के बाद बच्चे जब नहीं होते उस केस में. सेकेंड इज सक्सेस ऑफ वेसेक्टमी. कई केस में क्या होता है कि जब बच्चे हो गए, 2 या 3 बच्चे हो गए जितने उनको चाहिए, उसके बाद में उनको बच्चे नहीं चाहिए, दे आर डूइंग फैमिली प्लानिंग, क्योंकि उनको लाइफ चिल्ड्रन है, उनको फैमिली प्लानिंग कर रहा है. तो उस केस में क्या होता है कि अगर मदर का जो भी जितने भी बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि मेनी ए टाइम हम एनकरेज करते हैं मेल्स को सर्जरी करने के लिए, वो उसको बोलते हैं वसेक्टमी. उसको वसेक्टमी करते हैं, वास्ट डिफरेंस जो तो उसको टाई कर देते हैं या उसको काट देते हैं, ताकि क्या उसमें से फिर से वो कंसीव ना करें. और कई केस में क्या होता है कि मदर का ट्यूबेक्टमी करते हैं. तो ये अगर माँ का सिसेरियन हुआ तो हम सिसेरियन के साथ में ही, क्योंकि मदर को ओपन किया तो उसके साथ में प्रोसीजर को किया जाता है. लेकिन अगर माँ का मीन्स नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, उस केस में मसेक्टमी करता है. और उस केस में क्या है कि अगर फादर एग्री हो रहा है तो उस केस में लेकिन कुछ मिथ्स है हमारे कंट्रीज़ में. क्या होता है कि कई यूजुअली मेल्स कराना पसंद नहीं करते हैं, और मेल्स अगर एग्री होते तो उस केस में एग्री होते हैं कि मदर कुछ माँ अगर करते तो होगा ही नहीं,
वो कुछ इलीगल रिलेशंस में कुछ तो नहीं है और उसको पता करने के लिए मेल्स करते हैं। बट यूजुअली मेल्स को द मदर इज़ नॉट हैविंग सीजरियन नहीं हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, तो फादर वेसेक्टमी करते हैं। तो सक्सेस ऑफ वेसेक्टमी का पता करने के लिए भी कि उनको सीमेन एनालिसिस करते हैं, ये देखने के लिए कि उसके अंदर लाइव स्पर्मेटोजोवस तो नहीं है। अगर स्पर्मेटोजोवस होगा तो फिर चांसेस है कि माँ फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि माँ के में हमने सर्जरी, हमने क्लोजर ऑफ लाइगेशन नहीं किया है। तो उस केस तो उसको सक्सेस को देखने के लिए भी हम क्या बोलते हैं वेसेक्टमी करते हैं। फिर किस केस में कहते हैं मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस किस केस में, जब लड़कियों का रेप वगैरह होता है, रेप वगैरह होता है तो उनके वजाइना से जो फ्लूइड को कलेक्ट करके उसके एग्जामिनेशन करते हैं। तो अगर वो सीमेन वो एनालिसिस में अगर वो उसमें से क्या है कि हमको सीमेन उसके लिए भी वो देखने के लिए कि रियली उसका रेप हुआ है क्या, वो देखने के लिए क्या है कि हम उसका लड़की का जो भी रेप तो कंफर्म करने के लिए मेडिकल लीगल केसेस करते हैं। उसमें उसको सीमेन लड़की के प्राइवेट पार्ट से सीमेन कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करते हैं। सो दिस वर द इंडिकेशंस ऑफ sperm analysis. Now we'll say the method of collection of semen for analysis. सीमेन को हम कैसे कलेक्ट करेंगे? So this is also a thing. Usually सीमेन को हम कैसे कलेक्ट करेंगे? सीमेन को कलेक्ट करने का तरीका है, इट्स यूजुअली हम जब सीमेन एनालिसिस प्लान करते हैं उसके कुछ दिन पहले से फादर को, जो मेल है, मेल पर्सन को बोला जाता है दे शुड अब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स। कोई भी हस्बैंड वाइफ कोई कांटेक्ट में आना नहीं है, और दे शुड नॉट मास्टरबेट एंड वेस्ट द सीमेन को, क्योंकि 2-3 दिन करने पर जितने स्पर्मेटोजोवा कितना कलेक्ट हो रहा पता चलेगा, और दैट विल बी हेल्दी इन्वेस्टिगेशन। तो वो उनको कुछ दिन से क्या विल आस्क देम टू अब्सटेन फ्रॉम इजैकुलेशन, किसी भी तरीके से, थ्रू इंटरकोर्स हो चाहे थ्रू मास्टरबेशन हो, जिस तरीके से वो इजैकुलेशन ऑफ सीमेन नहीं होना चाहिए वो बोलेंगे, क्योंकि वो इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ स्पर्म। तो दूसरा है कि मतलब एक जार देंगे, तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उनसे कंसेंट लेंगे, उसके बाद में विल एक्सप्लेन दम दिस थिंग दैट दे हैव टू अब्सटेन। और उसके बाद में कुछ दिन बाद जब वो हॉस्पिटल आता है तो उससे क्या करेंगे, विल गिव दम ए जार, वो जार को देंगे और उनको टॉयलेट में जाके मास्टरबेट करके सीमेन को लेके आने के लिए बोलेंगे, और या तो उनको कॉन्डम देंगे, अगर वैसे नहीं होता तो कॉन्डम में जो सीमेन कलेक्ट होगा वो लोग जार में डाल के देंगे। उसके बाद में जो है वो उसको 2 घंटे के अंदर में 2 घंटे उसको कोल्ड होने देना नहीं है। कोल्ड होने देने पे क्या होगा, जो स्पर्म की जो मोटिलिटी जो होती है वो कम हो जाएगा। स्पर्म की मोटिलिटी इसलिए इसको बॉडी टेम्परेचर में मेंटेन करना ज़रूरी है। इसलिए स्पर्म कलेक्शन के बाद में 2 घंटे के अंदर में उस प्रोसीजर को करना है। प्रोसीजर को हमको स्पर्म को क्या एनालिसिस के लिए देना है, अदरवाइज इट विल लॉसेस मोटिलिटी, जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। तो इट शुड बी, और ये स्पर्म एनालिसिस जो है कम से कम 3 बार करना है। 3 बार करके अपन देखते हैं कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं है, कि उसको स्पर्मेटोजोवा प्रॉपर अमाउंट में है, उसको मेल को कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। वो फाइनल अपन कंक्लूजन में पहुंचने के पहले कम से कम 3 बार पहले अपन उसको बोलेंगे करने के लिए। सो दैट वाज द मेथड हाउ इट विल बी कलेक्टेड। सो फर्स्ट विल explain all the procedure, so क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर थिंग will explain them. Then will they ask them to abstain for few days, then they will come to the hospital, then we'll take the written consent, then we'll give them a jar or a condom, or during intercourse उसको कलेक्ट करने के लिए बोलेंगे, एंड दैट हैज़ टू बी डन विद इन, उसको फिर उसका एनालिसिस होता है विद इन 2 आवर्स के अंदर में, बिकॉज इट हैज़ टू बी मेंटेन अंडर बॉडी टेम्परेचर। नहीं तो क्या होगा कि स्पर्म अपना मोटिलिटी लूज़ करना शुरू करेगा, तो अपन को सक्सेस नहीं मिलेगा। और मिनिमम 3 बार उसका करना है। 3 बार करने के बाद ही अपन उसको फाइनल एनालिसिस में आएंगे कि उसका सक्सेस कैसा, उसको एक कंक्लूजन में उसके बाद ही अपन आएंगे। सो ये हो गया अपन मेथड ऑफ कलेक्शन, पहले पर्पस देखा, कलेक्शन देखा। नाउ विल सी अबाउट क्या क्या टेस्ट अपन करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं दैट इज ग्रोस एग्जामिनेशन। सीमेन जो कलेक्ट किया है उसको अपन देखने में कैसा दिख रहा है। फर्स्ट इज विल सी अबाउट द कलर। कलर क्या है कि नॉर्मली वाइटिश, ग्रेश वाइटिश या स्लाइटली ग्रेश वाइट या स्लाइटली येलोइश रहता है, जो सीमेन का जो कलर रहता है इन नॉर्मल कंडीशन।
जो कलर रहता है। फिर उसका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सीमेन यूजुअली रहता है 2.5 ml to 5 ml रहता है सीमेन यूजुअली जो रहता है। एंड द वॉल्यूम इज मोर इन पेशेंट विथ इनफर्टिलिटी, और जो पेशेंट में इनफर्टिलिटी है उस केस में वो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेन क्योंकि ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर में स्पर्मेटोजोआ नहीं है तो वो लिक्विफाइड रहेगा, पानी जैसा रहेगा, तो इट विल बी मोर। फिर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में जब सीमेन इजैकुलेट होता है, सीमेन जब इजैकुलेट होता है तो वो विस्कस रहता है, हल्का मोटा रहता है, और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, पानी जैसे एकदम फ्लो, जैसे नल खोलते हैं पानी को वैसे नहीं, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा, दैट इज विस्कस, वो विस्कस रहता है यूजुअली। फिर है रिएक्शन, रिएक्शन यूजुअली क्या है, वो अल्कलाइन रहता है और उसका pH 7 to 8 के बीच में रहता है, इट्स यूजुअली अल्कलाइन, pH इज बिटवीन 7 and 8। देन लिक्विफिकेशन, इट ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइबर, कब लिक्विफिकेशन है ना पतला हो जाता है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिस। नॉर्मली लिक्विफिकेशन ऑकर्स विद इन 10 to 30 मिनट्स, इजैकुलेशन को 10 to 30 मिनट्स, आधा घंटे के अंदर पानी जैसा हो जाता है, तो दैट इज लिक्विड। तो अपन क्या क्या देखेंगे ग्रोस एग्जामिनेशन में, विल सी अबाउट द कलर, कलर विल बी यूजुअली फायर वाइट और स्लोर टू स्लाइट येलोइश कलर, वॉल्यूम 2.5 to 5 ml नॉर्मली रहता है। देन विस्कोसिटी, वो हल्का विस्कस रहता है और इट टेक्स अबाउट 10 to 30 मिनट्स के बाद ही मुझे लिक्विफाई होता है। देन रिएक्शन, इट इज़ अल्कलाइन, pH बिटवीन 7 and 8 रहता है, और लिक्विफिकेशन वो यूजुअली फाइब्रिनोलाइसिस केस में वो लिक्विफिकेशन जो पतला रहता है, अदरवाइज इन नॉर्मल कंडीशन जो सीमेन जो आधा घंटे के 10 to 30 मिनट्स के बीच में जो लिक्विफाई होता है। दिस वाज इन द ग्रोस एग्जामिनेशन व्हाट ऑल वी विल सी इन स्पर्म एनालिसिस। एंड सेकेंड इज वी विल सी द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अपन क्या देखते हैं, फर्स्ट इज मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म रहता है, सीमेन के अंदर में स्पर्म रहता है, वो स्पर्म को मोटिलिटी देखेंगे, उसको अपन एक स्लाइड में लेंगे, एक स्लाइड में एक ड्रॉप सीमेन को डालेंगे और देन फिर अपन उसको माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे उसका मोटिलिटी कैसा हुआ। एक्चुअली तुमने देखा जो फ्रॉग मेंढक बनने के पहले उसका फर्स्ट स्टेज टैडपोल स्टेज रहता है। टैडपोल स्टेज में आपने देखा है कि वो कैसा दिखता है। टैडपोल स्टेज में यूजुअली सी दैट विल बी उसका ट्रायंगुलर शेप हेड रहता है एंड देन बॉडी ऐसा रहता है, देन इट विल बी टेल, इस तरीके से होता है। तो व्हेन यू लुक एट द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते टाइम में इस जो स्पर्म रहता है वो इस तरीके का रहता है। तो ये क्या है कि तुमको घूमते हुए दिखेगा, तुमको माइक्रोस्कोप के अंदर में मोटाइल दिखेगा, स्पर्म्स घूमते हुए दिखेगा। तो दैट इज मोटिलिटी जो देखते हैं उसको अपन स्लाइड में देख के कवर करके अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, हाई पावर के अंदर देखते हैं। और इसको क्या कि यूजुअली इजैकुलेशन के 2 घंटे के अंदर देख लेना चाहिए। यूजुअली 60% ऑफ द स्पर्म मोटाइल रहता है, 2 घंटे के तक में मोटाइल रहता है और उसके बाद जो है उसकी मोटिलिटी कम होते जाती है। तो इसलिए इसे 6 to 8 आवर्स में क्या कि सिर्फ अपन को अगर अपन उसको जो कलेक्शन किया उस स्पर्म को अगर हम अगर 60 to 40 मिनट्स 6 to 8 आवर्स के बाद में अगर कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हमको 25 to 40% एक्टिव स्पर्म मिलेगा। तो अपन को करेक्ट हमारा डायग्नोसिस जो हमको करेक्ट नहीं हो पाएगा। देन इस मोटिलिटी को क्या है हम 4 ग्रेड में इस मोटिलिटी को ग्रेड करते हैं, 4 ग्रेड में। तो ग्रेड 1 में क्या करते हैं, क्या होता है ग्रेड 1 में द स्पर्म्स विल बी, स्पर्म्स बस स्लगिशली मूव होगा, व्रिंकल रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा और स्लगिशली मूव होगा, उसका मूवमेंट बहुत स्लो रहेगा। तो वैसा अगर स्पर्म अपन माइक्रोस्कोप में दिखता है तो विल ग्रेड 1। ग्रेड 2 में रहेगा कि वो थोड़ा और फास्टर रहेगा। ग्रेड 2 में दे विल मूव फॉरवर्ड बट स्लो, वो मूव दे विल बी मूविंग फॉरवर्ड। फर्स्ट केस में क्या रहेगा कि वो ऐसा फर्स्ट स्टेज में वो ऐसा घूमेगा, सीधा नहीं घूमेगा, तो वो एक्टिव स्पर्म नहीं है। सेकेंड में क्या रहेगा, वो स्ट्रेट घूमेगा बट क्या रहेगा, बहुत स्लो रहेगा। देन थर्ड स्टेज में क्या रहेगा, स्पर्म विल मूव, थर्ड स्टेज में वो अच्छे से स्ट्रेट लाइन में चलेगा। और फोर्थ स्टेज में जो है वो स्पर्म क्या आएगी, एक्टिव भी रहेगा और वो टेरिफिक स्पीड में जाएगा। तो दैट विल बी द करेक्ट स्पर्म, जो अपन बोलेंगे कि मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज गुड, वो उस ग्रेड 4 में मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। फर्स्ट में स्लगिश रहेगा, वेवी में घूमेगा, सेकेंड में मूव होगा, बहुत स्लो रहेगा, थर्ड में स्ट्रेट लाइन रहेगा
और फोर्थ में क्या रहता है कि नंबर भी एक्यूरेट रहेगा और बहुत फास्ट जो है वो मूव होगा. सो वो दैट इज ऑल्सो अबाउट मोटिलिटी. मोटिलिटी के बाद में स्पर्म काउंट. स्पर्म को काउंट करेंगे. स्पर्म काउंट इन नॉर्मल सिचुएशन स्पर्म काउंट विल बी 13.5 मिलियन. तो 13.5 मिलियन अगर स्पर्म प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट शोज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ ये स्पर्म काउंट जब 13.5 मिलियन से बिलो रहता है, व्हेन इट इज लो 13.5 मिलियन से जब कम रहता है, तो इस केस में क्या है कि अपन बोलेंगे दैट इज अ ग्रेट साइन ऑफ इनफर्टिलिटी. तो हमेशा स्पर्म क्या है कि बहुत मिलियंस में प्रोड्यूस होता है, ओवा एक ही रहता है. तो वो 13.5 मिलियन स्पर्म से अगर कम रहेगा तो दैट शोज कि क्या है कि इनफर्टिलिटी का रीज़न है. तो इस कारण क्या है कि प्रेगनेंसी फीमेल की हो नहीं रही है, तो उसमें फीमेल का फॉल्ट नहीं है, इट इज़ अ फॉल्ट ऑफ मेल. और किसी केसेस में क्या है कि स्पर्म रहता ही नहीं है, स्पर्म रहता ही नहीं है, उसको बोलते हैं स्टेरोलाइज सेल ओनली सिंड्रोम. स्टेरोलाइज सेल ओनली सिंड्रोम उस केस को बोलते हैं जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं होता है. तो उस केस में क्या है कि वो वाइफ कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती. लेकिन अगर काउंट अगर 13.5 से नॉर्मल डाउन है, तो उस केस में क्या है कि थ्रू ट्रीटमेंट क्या है इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेके दैट कैन बी इंक्रीज और सक्सेस वे में जा सकता है और इनफर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए जा सकता है. फिर स्पर्म मॉर्फोलॉजी. देन वी विल सी स्पर्म मॉर्फोलॉजी. फॉर स्पर्म मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म देखते हैं. स्पर्म का जैसे यहाँ पे दिखाया था कि ये टाइपोइड जैसा हेड है, इसका बॉडी इसका शेप को देखा जाता है. ये जो शेप है हेल्प्स द स्पर्म टू मूव एक्टिवली ड्यूरिंग आफ्टर इजैकुलेशन और वो ओवम तक पहुँचने के लिए. तो इसलिए क्या है कि मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म बहुत ज़रूरी है और उसको उसमें उसका मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है. तो यही जो उसमें जो एक्टिव अच्छे स्पर्म्स हैं उसी स्पर्म्स को निकाल के अगर आप लोग को इन्वर्टर फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए जाना है या इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन देना है, तो उस केस में क्या है कि उस टाइप का स्पर्म्स को निकाला जाता है. तो इसके लिए क्या है कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी बहुत, क्योंकि अपन डिस्ट्री में कलेक्ट किया उसको सर्व करके रखता है, तो उसी में से क्या कि उसको निकाल के इन्वर्टर फर्टिलाइजेशन से के लिए यूज़ किया जाता है या इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. सो मॉर्फोलॉजी में अपन क्या क्या देखेंगे, वील सी अबाउट मोटिलिटी में 4 ग्रेड्स है. देन वील सी अबाउट स्पर्म काउंट मिनिमम 13.5 मिलियन होना चाहिए, उससे नीचे है तो इनफर्टिलिटी का साइन है. देन वील सी अबाउट द स्पर्म मॉर्फोलॉजी. So this was about gross examination and microscopic examination, and then after that we will be seeing the chemical examination. Chemical examination में जो स्पर्म का chemical examination में क्या क्या करेंगे, फ्रुक्टोज टेस्ट करते हैं. फ्रुक्टोज टेस्ट मीन्स 150 to 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फ्रुक्टोज लेवल नॉर्मल है. 150 to 600 मिलीग्राम फ्रुक्टोज लेवल नॉर्मल है और ये डिटेक्ट करता है एंड्रोजन डेफिशिएंसी. एंड्रोजन डेफिशिएंसी जो अगेन इज अ कॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो एंड्रोजन जो डेफिशिएंसी का और इजैकुलेटरी डेफिशिएंसी इजैकुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, जब इजैकुलेट एंड्रोजन डेफिशिएंसी के कारण में जब सीमेन इजैकुलेट होता है इंटरकोर्स में, जो सीमेन ठीक से इजैकुलेट नहीं हो पाता क्योंकि कुछ इजैकुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो वो उसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल डू फ्रक्टोज टेस्ट. The other test is acid phosphate test. Acid phosphate में सीमेन को लेके स्टेन किया जाता है और ये यूजुअली मेडिको लीगल टेस्ट में करते हैं. दैट इज एसिड फॉस्फेट टेस्ट को मेडिको लीगल केसेस में करते हैं. देन उसके अलावा अदर टेस्ट जो करते हैं वो है वो मेजर इज वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स का सीमेन के अंदर में वाइट ब्लड सेल काउंट देखेंगे. दैट इज डन यूजुअली डन टू सी अबाउट द इन्फेक्शन है, कुछ इन्फेक्शन प्रेजेंट है क्या, उसको देखने के लिए अपन वाइट ब्लड सेल के काउंट देखते हैं. देन फिर क्या है, इनहिबिन बी वो चीज़ है जो उसका लेवल अगर लो है, लो लेवल ऑफ सब्सटेंस इनहिबिन बी विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द टेस्टिस इज हैविंग एनी ब्लॉकेज और डिफेक्ट इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में अगर कुछ ब्लॉकेज है या फिर टेस्टिस में कुछ ब्लॉकेज है, तो उस केस में क्या होता है कि इनहिबिन लेवल बहुत लो रहेगा, तो वो शो करता है कि देयर विल बी स्पर्म लेवल विल बी स्लो. देन द अदर टेस्ट इज लो लेवल ऑफ अल्फा ग्लूकोसिडेज
दैट इंडिकेट ब्लॉकेज इन एपिडिडाइमिस, वो इंडिकेट क्या करते हैं एपिडिडाइमिस में ब्लॉकेज है. सो ये तो दिस आर द अदर डिफरेंट टेस्ट विच इज डन. सो व्हाट ऑल वी हैव सीन इन स्पर्म एनालिसिस, वी हैव सीन व्हाट इज स्पर्म एनालिसिस, इट्स अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर. देन वी हैव सीन अबाउट द पर्पस, वी हैव सीन अब कलेक्शन कैसे करेंगे. देन उसके बाद वी हैव सीन क्या क्या एग्जामिनेशन उसमें करते हैं, ग्रोस एग्जामिनेशन, उसमें कलर, वॉल्यूम, विस्कोसिटी, रिएक्शन, लिक्विफिकेशन. देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जिसमें अपन मोटिलिटी देखते हैं, उसका 4 ग्रेडिंग क्या है, स्पर्म काउंट देखते हैं एंड स्पर्म मॉर्फोलॉजी देखते हैं. देन वी सी अबाउट केमिकल एग्जामिनेशन जिसमें फ्रुक्टोज टेस्ट करते हैं, एसिड फॉस्फेट फ्रुक्टोज टेस्ट टू सी एंड्रोजन डेफिशिएंसी एंड इफ देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन. देन एसिड फॉस्फेटेज इन केस ऑफ रेप. देन वी विल सी WBC, फीमेल में WBC को हम लोग देखेंगे, कुछ इन्फेक्शन है क्या देखने के लिए. देन इनहिबिन बी, लो लेवल ऑफ इनहिबिन बी वो टेस्ट शो करता है कि टेस्टिस इंडिकेट ब्लॉकेज इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सम ब्लॉकेज इन टेस्टिस और टेस्टिस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या. देन अल्फा ग्लूकोसिडेज करते हैं, इसमें क्या कि एपिडिडाइमिस में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या पता करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट सीमेन एनालिसिस. होप you have understood the topic. If you have any doubt, you can come and ask. Thank you.